हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फ्रूट साइकोएनालिटिकल थ्योरी पार्ट 2 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी। तो विदाउट एनी डिले आज हम पढ़ते हैं अबाउट डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी विच विल बी अबाउट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंग्जाइटी। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं बता देती हूँ, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सिर्फ पार्ट 2 देख रहे हैं, आपको इसको अगर बेटर तरीके से समझना है तो इसका प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, जो कि मैंने पहले अपलोड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी एंड आज हम करेंगे अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी, जो कि फ्लूइड साइकोएनालिसिस के द्वारा उनके द्वारा दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या आता है, इसमें आता है अबाउट द रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंग्जाइटी। बेसिकली क्या है, उन्होंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था, उन्होंने बताया था इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिन्होंने 3 हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स दिए थे ऑफ द माइंड। तो जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और एंग्जाइटी हो जाती है, तब उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि मेन पार्ट है ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। सो बेसिकली आज की हमारी वीडियो रहेगी अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन सब के जो रूल्स है अलग है। जैसे इड है वो क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है, और सुपर ईगो क्या है, ये राइट और रॉन्ग बताता है, मोरल प्रिंसिपल है। तो इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब, एंड वो क्यों होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इन सब का प्राइमरी गोल अलग है। इड का है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना है, ईगो को क्या है, सोसाइटी का देखना है, सोशल रूल्स देखने हैं, और सुपर ईगो को क्या देखना है, राइट और रॉन्ग देखना है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड इट बिकम्स टू मच टू हैंडल, है ना, हमें पता नहीं चलता राइट करे रॉन्ग करे, ये करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा है, जब छोटा होता है तब तो वो एक पेंसिल दूसरे बच्चे से छीन सकता है, मगर वही बच्चा जब वो 6-7 ईयर्स का हो जाता है तो उसको मालूम होता है ये पेंसिल मुझे नहीं छीननी है दूसरे बच्चों से। सो ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, ये मैंने बहुत छोटा सा बताया था, ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो बहुत बियॉन्ड हैंडल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो लव मैरिज करना चाहता है मगर उसके पेरेंट्स अगेंस्ट में हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट की इड है, उसकी तो प्लेजर ये है कि वो अपना मनचाहे वर से शादी करे, बट पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे हैं, तो सच टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस। तो हिज और हर ईगो में एंगेज इन वन ऑफ मेड डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। तो इस टाइम में कौन आता है, हमारी साइकी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सो सिगमंड फ्रॉयड ने इन 1894 एंड 1896 ही नोटेड अ नंबर ऑफ द ईगो डिफेंसेस विच वी रेफर थ्रू आउट द रिटन बुक्स। उन्होंने अपनी बुक्स में इनका जिक्र किया है। तो क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म दे आर द बेसिकली दे आर द साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज। ये ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है जो कि हम अनकॉन्शियसली यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंग्जाइटी एंड फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल थॉट्स ऑफ द फीलिंग। मतलब हम अपनी जो एंग्जाइटी या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, हमारी मनोस्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड गिल्ट, जैसे कि मैंने बताया। और जब हमें लगता है वी आर फील थ्रेटेंड, और बिकॉज आवर इड और सुपर ईगो बिकम्स टू मच डिमांडिंग, जब हमारा इड या सुपर ईगो बहुत डिमांडिंग हो जाता है, हम पे हावी होने लग जाता है, तो हम अपनी मनोस्थिति को मेंटेन करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ऐसा फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी में बताया इन द डायनेमिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। एंड ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, ये बहुत नेचुरल और नॉर्मल है और हर इंसान इनमें यूज करता है। जैसे कि कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ये हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा इजीली तरीके से ग्रुप किया हुआ ताकि आप याद कर पाए। देखिए, आप इसको यहाँ पे R4 से याद कर सकते हैं, रिप्रेशन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन। अगर आप ये R ले लेते हैं तो आप R4 से याद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने ये बनाया है एक्रोनियम DP
DPDS। DPDS मतलब डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्लिमेशन। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द डिनाइल। डिनाइल जैसे कि जिसका लिटरल मीनिंग ही है कि ना मानना, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं और हम अपने जो अवेयरनेस है उसको नहीं लाना चाहते हैं। जब कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, अनेबल टू हैंडल होती है, तब हम डिनाई करते हैं ताकि ये पेनफुल फीलिंग्स हमारी साइकी को परेशान न करे, अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि आप जब सोचते हो किसी की बहुत ज़्यादा लॉस हो, लाइक किसी की डेथ हो जाती है या बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोग डिनाइल में ही चले जाते हैं, वो रोते ही नहीं, वो बिलीव ही नहीं करते कि कुछ ऐसा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वो इतनी पेनफुल फीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या अपनी अवेयरनेस में लाना नहीं चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिनायल। नेक्स्ट इज द रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? ये भी एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। वैसे सारे ही डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस होते हैं। एंड इसको कब प्रयोग में लाते हैं? इट इज एम्प्लॉयड व्हेन द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग एंड थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग द कॉन्शियस। जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स होते हैं, उनको अपने आप से दूर रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? रिप्रेस करी जाती है, फीलिंग दबाई जाती है ना, तो ताकि हमें फीलिंग ऑफ गिल्ट ना हो। ऐसी फीलिंग्स जो कि थॉट्स दैट आर टू ऑफन रिग्रेट्स आर दोज हु वुड रिजल्ट इनटू द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट फ्रॉम द सुपर ईगो। और इसमें हम वो वाली फीलिंग्स करते हैं, छुपाते हैं, जिससे कि हमको गिल्ट ना हो। ऐसी वाली फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है, कुछ शेमफुल हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट जो आप किसी को बताने से आपको शेमफुल फील होता है, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको छुपाना, आप उसको हाइड करना कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। और ये कुछ ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको हाइड करते हैं, तो ये हमारी साइकी को आगे जाके डिस्टर्ब कर सकती है और एंजाइटी कॉज कर सकती है। और नेक्स्ट इज दी प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन में क्या होता है? प्रोजेक्शन एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि अनवांटेड थॉट्स और फीलिंग्स और मोटिव्स जो कि हमें दूसरे पर्सन के लिए है, उनको हम छुपाते हैं या दूसरे की तरफ हम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थॉट्स मोस्ट कॉमनली प्रोजेक्टेड इनटू द अनदर आर द वंस विच वुड गिल्ट, सच एज एग्रेशन। जैसे कि एग्रेशन होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यू माइट हेट समवन, आपको कोई पसंद नहीं है, मगर आपको सुपर ईगो, आपका जो सुपर ईगो है, मोरल प्रिंसिपल है, वो कहता है कि किसी को हेट करना अनएक्सेप्टेबल है। तो आप क्या करते हो? आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो बाय बिलीविंग कि वो आपसे नफरत करते हैं, रादर ये एक्सेप्ट ना करके कि आप उससे नफरत करते हैं, आप ये मान लेते हैं, ये बिलीव कर लेते हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं आपसे उससे बात नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मीन्स आपकी जो अनवांटेड फीलिंग्स है, मोटिव्स हैं, वो आप दूसरे की तरफ डायरेक्ट कर देते हो, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द रीडायरेक्शन ऑफ एन इम्पल्स। यूजुअली एग्रेशन होता है, एंगर होता है, ऑन टू ए पावरलेस सब्स्टिट्यूट टारगेट। इसमें क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, बेसिकली एंगर और एग्रेशन होता है, हम जो पावरलेस मतलब जो हमसे कम क्षमता रखता है, उसकी तरफ टारगेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जब जो एम्प्लॉई है जिसको बॉस ने डांटा है, तो वो बॉस पे तो वापस गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो पावरफुल है। तो वही एम्प्लॉई घर आता है, घर आके अपनी वाइफ पे गुस्सा करता है कि तुमने खाना ऐसे नहीं बनाया, वैसे नहीं बनाया, क्योंकि उसको वो फील होता है उससे पावरलेस है। सिमिलरली वाइफ का जोर हस्बैंड पे नहीं चलता है, तो वाइफ क्या करती है? अपने बेटे को डांटती है क्योंकि वो पावरलेस है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एनर्जी। और यूजुअली ये एग्रेशन और एंगर में होता है। एंड ये होता क्यों है? क्योंकि इड वांट्स टू डू समथिंग। इड चाहता है कि बॉस को वापस से कुछ बोल दूं, बट आपको जो सुपर ईगो है वो परमिट नहीं करता। सुपर ईगो को बोलता है अरे जॉब चली जाएगी, है ना, वाइफ वापस से नहीं लड़ते पे तो लड़ाई हो जाएगी। तो सो ईगो क्या करता है? ईगो दूसरा रास्ता निकालता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिप्रेस्ड।
और उसको ऑब्जेक्ट कैथारसिस भी बोलते हैं कि अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी एनर्जी का वो किसी और की तरफ कर देना। यूजुअली एंगर और एग्रेशन में ये किया जाता है। नेक्स्ट इज द रिग्रेशन। रिग्रेशन ये कुछ लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत थ्रेटन्ड फील करते हैं और बहुत एंग्शियस फील करते हैं एंड वो एस्केप हो जाते हैं टू द अर्लियर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, व्हेन दे फील ट्रॉमा और लॉस, तो ट्रॉमा और जब लॉस होता है तो वो बेड वेटिंग कर देते हैं, थम सक करने लग जाते हैं। और ये चीज़ अडल्ट के साथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब बहुत कोई फेलियर हो जाता है या उसको बहुत फेलियर फील होता है तो क्या वो चुपचाप से बेड में है ना पड़े रहते हैं, उनको कोई डेली एक्टिविटीज़ काम करने का भी मन नहीं करता, स्लीपिंग, अपने स्टफ्ड एनिमल को साथ में लेके सोते रहते हैं। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं क्योंकि ओवर ईटिंग से उन्हें कंफर्ट फील होता है। एंड ये रिग्रेशन के कारण ही कुछ लोग अडल्ट बन के चेन स्मोकर्स बन जाते हैं, पेंसिल्स च्यू करते हैं, नेल्स च्यू करते हैं, और कुछ लोग अवॉइड करते हैं एवरीडे एक्टिविटी। तो रिग्रेशन का मतलब है अपनी अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में फिक्स हो जाना, उसको रिकॉल कर लेना, एस्केप हो जाना उस अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो दिस इज द रिग्रेशन। नेक्स्ट इज द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में। रैशनलाइजेशन जस्ट मीन्स कि अपने जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं उसके लिए आप अपने फैक्ट्स बता रहे हो, अपने रीज़न बता रहे हो ताकि हम कंफर्टेबल फील हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाते तो बोलते ओह ये तो बहुत टफ था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं जॉब भी कर रही थी। तो ये सब रैशनलाइजेशन देते हो ताकि आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन है ना ये बहुत पॉजिटिव स्ट्रेटजी है एक डिफेंस मैकेनिज्म की, जिसमें कि क्या होता है एक इंसान जो है रिडायरेक्ट करता है अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को इनटू एन वेरी अप्रोप्रिएट एंड सेफ तरीके से। मतलब जो आपकी एनर्जी है उसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ करना पड़ता है सब्लिमेशन में। जैसे कि जब आपको गुस्सा आए, रादर देन आप किसी और के ऊपर गुस्सा करो, आप क्या करते हो, किक बॉक्सिंग एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स को, किसी कोई हार्ट ब्रोकन है तो वो म्यूजिक में, अपने गाना गा के, आर्ट्स में, उसमें समर्पित करता है, उसको डायरेक्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये एक बहुत पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन जैसे कि नाम से पता चला है कि कोई एक रिएक्शन फॉर्म करना इन द ऑपोजिट मैनर ऑफ इंस्टिंक्ट। मतलब जो आप फील करते हैं वो एक्सप्रेस ना करके आप कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के लिए नेगेटिव इमोशंस है जैसे एंगर और फ्रस्ट्रेशन, आप गुस्सा करना चाहते हैं बट आपका सुपर ईगो कहता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उल्टा करते हो, आप गुड बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हो एंड ये भी ओवरली इन अ पॉजिटिव वे, ये भी ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। सो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं बट मैंने बहुत बेसिक से बताया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये डिफेंस मैकेनिज्म तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए होंगे। अगर आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।